हेलो एवरीवन। होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का होम साइंस का पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें कि हम 55 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं यूपीएचएससी के पार्ट 1 में। अब ये पार्ट 2 है जिसमें कि हम 56 से क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहे हैं। चलिए फिर फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं और साथ साथ में हम इसको एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे। तो 56 क्वेश्चन है कि किस स्थिति में कोई स्क्वायर टेस्ट उचित होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि कोई स्क्वायर नहीं है, ये काई स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर ये काई स्क्वायर टेस्ट है। ठीक है, गलत लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन विच केस यूज ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट इज अप्रोप्रिएट। पहला ऑप्शन है आबादी और नमूना विचरण परीक्षण के लिए, वास्तविक और उम्मीद आवृत्तियों की निकटता का परीक्षण करने के लिए, अपेक्षित परिणाम से प्रयोगात्मक परिणामों के विचलन की डिग्री को मानने हेतु, और डी है सभी उपर्युक्त। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ए है टू टेस्ट पॉपुलेशन एंड सैंपल वेरिएंस, बी इज टू टेस्ट द क्लोजनेस of observed and expected frequencies, says measure the degree of deviation of the experimental results from the expected results, and D is all of the above। तो इसका जो राइट आंसर है वो है all of the above। ओके, यानी कि ये सारे ही आपके इन सारी स्थितियों में काय स्क्वायर टेस्ट का उपयोग होगा। ओके, चलिए अब आते हैं 57 क्वेश्चन पर। रैंडम सैंपल क्या होता है? व्हाट इज रैंडम सैंपल? ए है हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता है। बी इज शोधकर्ता के पास विभिन्न सामाजिक समूहों के भरने के लिए एक निश्चित कोटा। सी है एक ज्ञान संभावना रणनीति, और डी है हर nth यूनिट। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। A is every unit of the population has an equal chance of being selected. B is the researcher has a certain quota of respondents to fill for various social groups. C is a known probability strategy, and D is every nth unit from the population। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता है। जो रैंडम सैंपल, यानी कि इसमें रैंडमली हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। कोई फिक्स नहीं होता है कि हमें हर दूसरे व्यक्ति को लेना है या फिर हर तीसरे व्यक्ति को लेना है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि इसमें रैंडमली कभी हम दूसरे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं, कभी हम चौथे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं, कभी हम छठवें व्यक्ति का चयन कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें कोई भी बैसनेस नहीं होती है और हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता है। ओके, अब आते हैं 58 क्वेश्चन पर। शोध है, रिसर्च इज बार बार अन्वेषण करना, किसी समस्या का समाधान करना, वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञान करना, या फिर उपरोक्त सभी। ये सभी है। ओके, सर्चिंग अगेन एंड अगेन, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो रिसर्च क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रिसर्च क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, वैज्ञानिक पद्धति की से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञान करना, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, इसी को रिसर्च कहते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं 59 क्वेश्चन पर। नवोदय विद्यालयों का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसको शिक्षित करना है? द मेन पर्पज ऑफ नवोदय विद्यालयस इज टू गिव एजुकेशन टू। ए है ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को, बी है शहरी छात्रों को, सी है बालिका छात्राओं को, या फिर पिछड़े हुए छात्रों को। रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स, बी इज अर्बन स्टूडेंट्स, सी इज गर्ल स्टूडेंट्स, एंड डी इज बैकवर्ड स्टूडेंट्स। तो नवोदय विद्यालय जो चलाया जा रहा है, इसका जो मेन पर्पज है वो है ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को, यानी कि रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स को शिक्षित करने के लिए नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। आपने देखा होगा कि ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। नवोदय जो स्कूल हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और स्पेशली इसमें जो गांव के बच्चे हैं, जो प्रतिभावान का मतलब है जो टैलेंटेड बच्चे हैं, तो उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और उसके बाद में उनका एडमिशन लिया जाता है नवोदय विद्यालय। ओके, अब आते हैं 60 क्वेश्चन है। प्रसार शिक्षा दोनों औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा है, ये किसके द्वारा कहा गया है? एक्सटेंशन एजुकेशन इज फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। हु सेड दिस? एल डी कैल्से, ओपी धामा, डी एन सोइनर, या फिर एम सी बुरसेट।
ठीक है, तो यहाँ पर 4 लोग दिए गए हैं, 4 लोगों का नाम दिया गया है। यहाँ पूछा गया है कि ये किसने कहा है कि प्रसार शिक्षा दोनों है, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक ये दोनों ही शिक्षा है, प्रसार शिक्षा। ओके, तो इसको कहा है ओपी धामा जी ने। चलिए अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा ये है क्या, यानी कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन ये दोनों है, तो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एक्सटेंशन एजुकेशन ये है क्या। चलिए तो आते हैं हम इस पर। ठीक, ये है। पहले देखते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। इसे निर्देश या अध्ययन के माध्यम से ज्ञान और आत्तों को प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो इतना आप समझो कि शिक्षा क्या है, ये मनुष्य के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। वांछनीय का मतलब है जैसी आप जैसा आप परिवर्तन लाना चाहते हो, यानी कि आपकी जैसी इच्छा होती है, आपकी जैसी डिजायर होती है परिवर्तन लाने की, तो उसी को जो वांछनीय परिवर्तन आता है व्यवहार में, उसी को शिक्षा कहते हैं। यानी कि ये एक प्रक्रिया है। ओके, अब आते हैं शिक्षा के प्रकार पर। ये तो शिक्षा हो गई। शिक्षा का प्रकार जो है ये 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रमुख श्रेणियों में, यानी कि औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक, यानी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है वो 3 प्रकार का होता है। ओके, चलिए तो देखते हैं पहले औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ये संस्थागत, कालानुक्रमिक रूप से वर्गीकृत और अच्छी तरह से संरचित शिक्षा की प्रणाली है, जो स्कूली शिक्षा से शुरू होती है और उच्च शिक्षा तक जाती है। इसे स्कूलों या फिर शिक्षा संस्थानों से प्राप्त किया जा सकता है, जो विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं। इसीलिए इसको स्कूली शिक्षा, ट्यूशन आदि के रूप में प्राप्त किया जाता है। यानी कि आप जो स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, पढ़ाई करते हो, एक प्रॉपर फिक्स करिकुलम होता है, फिक्स टाइम होता है, जैसे कॉलेज का फिक्स टाइम होता है, आपका फिक्स सब्जेक्ट होता है, ठीक है, आपके जो पीरियड्स होते हैं वो भी फिक्स होते हैं, आपका करिकुलम भी फिक्स होता है। तो ये क्या है, ये फॉर्मल एजुकेशन में आता है, इसे कि हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ये क्या होता है, संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशनल होता है, कालानुक्रमिक यानी कि आप कह सकते हो सिस्टमैटिक होता है, ठीक है, और वर्गीकृत और अच्छी तरह से संरचित शिक्षा की प्रणाली होती है। ठीक है, अब दूसरा आता है इनफॉर्मल एजुकेशन, सॉरी, इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति अपने दैनिक अनुभवों और पर्यावरण के संपर्क के माध्यम से, जैसे कि घर से, घर में, काम पर, दोस्तों से, रेडियो, टेलीविजन, कागजात, किताबों आदि के द्वारा सीखता है। यानी कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है ये कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, और इसमें जो भी आपके आसपास जिस जिन चीजों के आप संपर्क में आ रहे हो, आप उन सभी से सीखते हो। इसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। फिर आता है गैर औपचारिक शिक्षा, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये जो है सुव्यवस्थित शैक्षणिक गतिविधि है, ओके, और जो कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बाहर एक प्रकार की चयनित शिक्षा है। यानी कि ये कुछ कुछ फॉर्मल एजुकेशन के जैसा ही होता है, क्योंकि ये भी सुव्यवस्थित होता है और एजुकेशनल सिस्टम होता है। लेकिन जो औपचारिक शिक्षा है, यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, वो आपका एक स्कूल के अंदर में, यानी कि एक बाउंड्री होती है, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, तो उसके अंदर में आप शिक्षा प्राप्त करते हो। लेकिन ये क्या है, उन शिक्षा प्रणाली से बाहर, यानी कि स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर एक प्रकार की चयनित शिक्षा होती है, जो चयनित व्यक्तियों के समूह को प्रदान की जाती है। यानी कि इसमें आप जो व्यक्तियों का चयन करते हो, उसमें वयस्क भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं।
जैसे कि महिलाओं के लिए क्या होता है, गृह विज्ञान संबंधित, स्वास्थ्य, पोषण, शिशु देखरेख, स्वच्छता, फल और सब्जी संरक्षण जैसी गतिविधियां, तथा स्वयं सहायता समूह, ये आपने सुना होगा SHG के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे कि स्वयं सहायता समूह कहते हैं, उस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल है। ठीक है, तो ये आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या आप ये कह सकते हो कि स्कूल से बाहर की शिक्षा होती है। ओके, चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो गया कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ओके, अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। अब यहाँ पर ये पूछा गया किसके द्वारा कहा गया, तो ये तो ओपी धामा जी के द्वारा कहा गया। अब यहाँ पर जो LD कैल्से है, DN सोइनर है, MC बुरसेट है, इनकी भी यहाँ पर परिभाषा दी गई है, तो आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जो प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन, और सतत शिक्षा यानी कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये तीनों ही गैर औपचारिक शिक्षा के अलग अलग रूप हैं, यानी कि तीनों ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं, एडल्ट एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ओके, चलिए अब आते हैं, हम यहाँ पर डेफिनेशंस की बात कर रहे थे, तो देखिए पहले डेफिनेशन से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रसार शिक्षा के बारे में इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। प्रसार शब्द यानी कि जो एक्सटेंशन शब्द है, उसका उपयोग 1866 में इंग्लैंड में विश्वविद्यालय प्रसार की एक प्रणाली के साथ हुआ था, जिसे पहले, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले प्रसार शब्द का यूज कहाँ किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा, और बाद में इंग्लैंड के अन्य जो शैक्षणिक संस्थान थे और जो अन्य देश हैं उनके द्वारा अपनाया गया। सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनाया गया है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। कहाँ, कब, 1866 में इस शब्द का प्रयोग किया गया। कहाँ पर, इंग्लैंड में। प्रसार शिक्षा यानी कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, इस शब्द का प्रयोग पहली बार यहाँ पर दिया गया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया गया था। और कब किया गया था, 1873 में। विशेष शैक्षिक नवाचार यानी कि इनोवेशन का वर्णन करने के लिए किया गया था। विश्वविद्यालय प्रसार का उद्देश्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त होने वाले शैक्षिक लाभों को, ठीक है, जो विश्वविद्यालय से प्राप्त शैक्षिक लाभ है यानी कि जो एजुकेशनल बेनिफिट आप कह सकते हो, उसको सामान्य लोगों तक पहुंचाना था। देखिए, अब स्कूल, कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी में शिक्षा दी जाती है, तो उसके अंदर जो पढ़ाई कर रहे हैं बस उन्हीं तक लाभ पहुंचता है। लेकिन जो प्रसार शिक्षा यानी जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, जो कि आप कहते हो स्पेशली ये गांव से जुड़ा होता है, कृषि से जुड़ा होता है, तो इसका यही उद्देश्य था कि इसको विश्वविद्यालय से बाहर ला करके जो सामान्य लोग हैं, यानी कि जो गांव के लोग हैं, जो कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचाना शैक्षिक लाभ को। प्रसार शिक्षा न केवल कृषि पे बल्कि किसी भी तरह की विषय वस्तु पर कार्य करता है, यानी कि ये सिर्फ कृषि पर कार्य नहीं करता है। हाँ, ये बात अलग है कि हाँ, कृषि से ही, कृषि को ही ध्यान में रखते हुए इसको जो है आगे बढ़ाया गया, या फिर आप कह सकते हो इसका उदय हुआ प्रसार शिक्षा का, लेकिन ये विज्ञान, स्वास्थ्य, इन सब पर भी काम करता है। ओके, अब आता है यहाँ पर जो अर्थ और परिभाषा है। जो एक्सटेंशन शब्द है ये लैटिन से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है, और इसमें जो एक्स है इसका मतलब होता है आउट, और जो टेंसियो है इसका मतलब होता है स्ट्रेचिंग, जिसका कि अगर हम हिंदी में अर्थ देखें तो इसका होता है खींचना या फिर प्रसार करना। यानी कि एक्सटेंशन शब्द का मतलब है किसी चीज को खींचना या फिर उसका विस्तार या फिर प्रसार करना। ठीक है, आउट का मतलब है बाहर, जैसे हमने बताया विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज से बाहर जाकर जो है शिक्षा का प्रसार करना। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग, जो यहाँ पर एंसमिंगर, उसमें आई थिंक नाम गलत दिया गया है। एंसमिंगर है, कैल्से और हैन्ने है, HW भट्ट है, और OP धामा है। यहाँ पर इनके दूसरी डेफिनेशन दी गई है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी डेफिनेशन इन्होंने ही दी है। एनसिमिंगर ने 1957 में कहा था कि प्रसार एक शिक्षा है और इसका उद्देश्य उन लोगों के रवैये और प्रथाओं को बदलना है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं।
कैल्से और हैने ने 1966 में कहा था कि ये शिक्षा की विद्यालय प्रणाली से बाहर है, जिसमें प्रौढ़ और युवा लोग काम करके सीखते हैं। एच.डब्ल्यू. बट ने कहा था 1961 में, प्रसार को हम ग्रामीण जीवन में सुधार के लिए उपयोगी ज्ञान को बढ़ाने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ओबी थामा जी ने 1973 में एक डेफिनेशन दी थी, प्रसार शिक्षा को एक शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जो ग्रामीणों को संशोधित तरीकों के बारे में विश्वास प्रदत्त ढंग से ज्ञान प्रदान करना है और उन्हें अपनी विशिष्ट स्थानीय स्थितियों में निर्णय लेने में मदद करना है। यानी कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसका एक उद्देश्य और भी है कि जो स्थानीय लोग हैं, यानी कि जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको कोई भी ऐसी अगर विशिष्ट स्थानीय स्थिति है, कोई भी ऐसी स्पेशल कंडीशन आ जाती है, तो उसमें वो खुद डिसीजन ले सके, खुद अपना निर्णय ले सके, उन्हें किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमने ये सारी डेफिनेशन दी देख ली। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रसार शिक्षा वो शिक्षा है जो लोगों की उन्नति और उनके व्यवहार अर्थात ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को बदलने के लिए है। ओके, चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमने चारों लोगों की डेफिनेशन देख ली है, एमसी बोरसेट, एंस मिंगर और एलडी कैल्से, आप या कह सकते हो कैल्से और हैरने। 61 क्वेश्चन है कि प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर? पहला है उसका जीवन के प्रति रवैया तथा दृष्टिकोण, दूसरा है उसकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता, उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता, या फिर उसकी विद्वता तथा बौद्धिक क्षमता। A is his attitude and outlook towards life. B is his verbal and organizational ability. C is his personality and ability to relate to people. And D is his scholarly and intellectual ability. तो यहाँ पूछा गया है कि प्रसार कार्यकर्ता की जो सफलता है किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जोड़ने की क्षमता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण, महत्वपूर्ण मौलिक गुण पूछा गया है। वैसे ये सब भी उसके गुण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण मौलिक गुण पूछा गया है जो कि उसकी सफलता से संबंधित होता है, वो है उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता। अब यहाँ पर हम प्रसार कार्यकर्ता के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रसार कार्यकर्ता वो व्यक्ति होता है जिस पर प्रसार प्रक्रियाओं से संबंधित सभी जिम्मेदारियां होती हैं। प्रसार कार्यकर्ता एक शिक्षक, नेता, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और प्रसार कार्यकर्ता को परिवर्तन एजेंट भी कहा जाता है, यानी कि चेंज एजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है। यानी कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन चल रहा है गांव में, जो है चलाया जा रहा है, या फिर जो शिक्षा दी जा रही है इससे रिलेटेड, अगर उसको गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो एक प्रसार कार्यकर्ता ही करता है, जो कि एक शिक्षक भी हो सकता है, नेता, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी हो सकता है। चूंकि वो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है, इसी वजह से उसको परिवर्तन एजेंट भी कहा जाता है। प्रसार कार्यकर्ता के रूप में कुशलता पूर्वक कार्य करने व एक अच्छा प्रसार कार्यकर्ता बनने के लिए प्रसारकर्ताओं में कुछ गुण हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या गुण है। हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर इसके हेडिंग्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हो। गुण है, पहला तो है विषय का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा है उसका सहानुभूति रवैया, यानी कि एम्पैथिकल एटीट्यूड होना चाहिए। एम्पैथिकल एटीट्यूड का मतलब है कि कोई प्रसारकर्ता समस्या का सर्वोत्तम समाधान तभी बता सकता है जब वह उस व्यक्ति की समस्या को सहानुभूति पूर्वक तरीके से सुने और स्वयं को उस व्यक्ति के स्थान पर रख के विचार करे। एम्पैथिकल का मतलब ये हुआ है जब आप खुद को, जिसकी आप प्रॉब्लम को सुन रहे हो, तो आप खुद को उसकी जगह पर रख करके तब आप विचार करो, उसको बोलते हैं एम्पैथी। ओके, यानी कि एम्पैथिकल एटीट्यूड होना चाहिए। तीसरा है आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए।
अच्छा संगठन करता होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि दूर तक देखने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, एक अच्छा प्रेरक होना चाहिए, उत्साह और ऊर्जा होनी चाहिए, ये सारे गुण हैं उसके। साहसी होना चाहिए, यानी कि अच्छा जो प्रसार करता है साहसी होना चाहिए ताकि वो कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके। लोगों को महसूस होने वाली स्थानीय जरूरतों का उसे ज्ञान भी होना चाहिए। पहल करने वाला होना चाहिए, यानी कि अपने आप बिना किसी देख रेख के काम करना पड़ सकता है प्रसार कार्यकर्ता को, इसलिए उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बिना मार्गदर्शन और देख रेख के भी काम कर सके। अच्छा संचार कौशल होना चाहिए उसका, मित्रतापूर्ण उसका व्यवहार होना चाहिए। सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब है कि इस तरह से उसे अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिए जिससे उसे विपक्ष द्वारा कही गई बातों से आसानी से चोट नहीं पहुंचे। सहिष्णु लोगों पर क्रोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि उसे क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी नया काम या फिर आप कह सकते हो कुछ भी नया आप करने की सोचते हो तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आप कुछ लोग आपके सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग आपके सपोर्ट में नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो विपक्ष होता है वो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है। तो इतना सहिष्णु होना चाहिए कि उसे उनकी बातों पर, जो उसके विपक्ष है उनके द्वारा कही गई बातों से उसको प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके कहने पर उसको क्रोध नहीं आना चाहिए। ईमानदारी होनी चाहिए। ग्रामीण सामाजिक मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आपको जो गांव के लोग हैं उनके सामाजिक मूल्यों का ज्ञान है तभी आप उनको ऐसी शिक्षा दोगे जिससे कि उनके जो सामाजिक मूल्य हैं उसको कोई ठेस ना पहुंचे। ठीक है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। धार्मिक दृष्टि कोण होना चाहिए, यानी कि उदार और धार्मिक विचारधारा का होना चाहिए जिससे कि वो समाज में सभी का सम्मान प्राप्त कर सके। सॉरी, ओके। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज और आप देख सकते हो, यहाँ पर शॉर्टकट में दिया गया है। इसके माध्यम से जैसा हमने बताया कि प्रसार कार्यकर्ता क्या है, वो एक चेंज एजेंट की तरह काम करता है। तो देखिए, जो समुदाय के लोग हैं वो अपनी, जो लोग हैं कई समस्याओं का सामना करते हैं और हल ढूंढते हैं। फिर क्या करते हैं, वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसके पास आते हैं, प्रसार कार्यकर्ता के पास आते हैं। लोग अपनी समस्याएं प्रसार कार्यकर्ता के पास ले जाते हैं। ठीक है, अब प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, प्रसार कार्यकर्ता मुख्य समस्याओं को वैज्ञानिकों के पास ले जाते हैं जिनके पास समाधान होता है। यानी कि जो प्रसार कार्यकर्ता है अगर उसके पास उस समस्या का समाधान नहीं है तो वो क्या करेगा, वो उन समस्याओं को वैज्ञानिकों के पास, जो अनुसंधान केंद्रों में वैज्ञानिक हैं उनके पास लेकर के जाएगा उन समस्याओं को। वो जो वैज्ञानिक हैं उन समस्या का वो समाधान करेंगे। अब उस समाधान को प्रसार कार्यकर्ता समाधान को वापस उन समुदाय में उनके ज्ञान कौशल और व्यवहार को बदलने हेतु ले जाया जाता है। यानी कि प्रसार कार्यकर्ता अब क्या कर रहा है, जो वैज्ञानिकों ने समाधान किया हुआ है उस समाधान को वो फिर समुदाय के लोगों के पास लेकर के आएगा, उनको समाधान बताएगा। उस समाधान से क्या होगा, जो समुदाय है उनमें उनके जो ज्ञान है कौशल है जो व्यवहार में उनमें परिवर्तन आएगा। तो इस तरीके से जो प्रसार कर करता है वो एक बदलाव कारक यानी कि चेंज एजेंट की तरह काम करता है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईईसी का पूर्ण रूप है, आईईसी का पूर्ण रूप है, ए है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कम्युनिकेशन, बी है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट काउंसिल, सी है इंडियन इकोनॉमिक काउंसिल और डी है इंफॉर्मेशन एजुकेशन तथा कम्युनिकेशन। फुल फॉर्म ऑफ आईईसी इज, तो यहाँ पर हम वही चीजें हमने हिंदी में पढ़ ली हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो होगा डी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन तथा कम्युनिकेशन। अब एक बार इसको देख भी लेते हैं ये होता क्या है। आईईसी, चलिए, तो आईईसी क्या है, यहाँ पे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सूचना
शिक्षा और संचार यानी कि आईसी का फुल फॉर्म है। ये रणनीतियों, दृष्टिकोणों और विधियों को जोड़ती है जो व्यक्तियों, परिवारों, समूहों, संगठन और समुदायों को अपने स्वयं के स्वास्थ्य को प्राप्त करने, संरक्षित करने और बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। ओके, जिससे कि जो परिवार हैं, व्यक्ति हैं, समूह, संगठन और समुदाय हैं, वे स्वयं के स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके, उनकी सुरक्षा कर सके और उनको अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सके। तो इस तरीके से उनको सक्षम बनाने का काम करती है आईईसी, सूचना, शिक्षा और संचार। आईईसी में सीखने की प्रक्रिया शामिल है जो लोगों को निर्णय लेने में, व्यवहार को संशोधित करने में यानी कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने में और सामाजिक परिस्थितियों को बदलने के लिए सशक्त बनाती है। स्वास्थ्य पर अंतर्निहित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव को भी आईईसी प्रक्रियाओं में ध्यान में रखा जाता है। यानी कि स्वास्थ्य पर जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या फिर पर्यावरण परिस्थितियों के कारण जो प्रभाव पड़ रहा है उसको भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। और विशिष्ट व्यवहारों को पहचानना और बढ़ावा देना जो वांछनीय है, आमतौर पर आईसी प्रयासों के उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि व्यवहारों को पहचानना और उनको बढ़ावा देना वांछनीय है, यानी कि जो डिजायरेबल है। चैनलों में पारस्परिक संचार यानी कि जो संचार किए जाते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत चर्चा हो गया, परामर्श सत्र या समूह चर्चा या सामुदायिक बैठक और कार्यक्रम है, या फिर मास मीडिया संचार जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रकार हैं, आपका इसको मेथड्स हैं। जो है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और जो है मास मीडिया कम्युनिकेशन, जैसे रेडियो, टेलीविजन, एक तरफा संचार के अन्य रूप जैसे ब्रोशर, पत्रक और पोस्टर, दृश्य, श्रव्य, दृश्य प्रस्तुतिकरण और इलेक्ट्रॉनिक संचार के कुछ रूप। यानी कि जो आईईसी का संचार किया जाता है, सूचनाओं को पहुंचाने का काम किया जाता है, कम्युनिकेशन का काम तो इन्हीं चैनलों के माध्यम से किया जाता है। ओके, तो ये है आईईसी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शिक्षण साधनों को स्मृति पंजी के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम का मतलब है अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग एड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते हुए क्रम में, ऑफ मेमोरी रिटेंशन, यानी कि कैसे कैसे आपके दिमाग में कोई चीज कितने समय तक रहती है, कितनी देर तक रहती है, तो उसी को घटते हुए क्रम में यहाँ पर दिखाना है। घटते हुए क्रम का मतलब है सबसे ज्यादा किस चीज को किसके द्वारा क्या करने पर आपको, देखने पर या फिर सुनने पर आपको याद रहता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो घटते हुए क्रम में यहाँ पर करना है। अब देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है 63 का, वो है बी। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर क्या है, वॉचिंग अ डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन से आपको याद रहता है। उसके बाद में चौथा जस्ट अपोजिट है, वॉचिंग ऑफ फिल्म, देखने से याद रहता है। उसके बाद में लुकिंग एट चार्ट्स यानी डायग्राम को देखने से याद रहता है। दूसरा है सुनने से याद रहता है। और रीडिंग यानी कि पहला है कि पढ़ने से याद रहता है। यानी कि सबसे कम आपको पढ़ने से याद होता है, उसके बाद उससे ज्यादा आपको याद रहता है, आपकी मेमोरी में देर तक रहता है सुनने से, फिर चार्ट्स डायग्राम देखने से, फिल्म देखने से, उसके बाद में डिमॉन्स्ट्रेशन से। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन से आपको याद रहता है। तो यहाँ पर चूंकि 5 ही दिए गए हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा जब इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे तो उस पे हमने आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले ये पढ़ाया था कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर वही चीज है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस ही है जो कि यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, मैस्लो के द्वारा जो दिया गया है कोन ऑफ एक्सपीरियंस, वही यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये कोन है और यहाँ पर सबसे जो नीचे ब्रॉड एरिया है, यानी कि इसका मतलब है कि सबसे जो ज्यादा याद रहता है वो इससे, सबसे ज्यादा आपको जो आप कह सकते हो सबसे ज्यादा परसेंटेज मेमोरी आपकी रहती है वो यहाँ पर रहती है, और सबसे कम आपकी यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो इसी में से ये 5 पॉइंट्स लिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आप घटते हुए क्रम में, तो यहाँ पर देख सकते हो डिमॉन्स्ट्रेशन सबसे ज्यादा इससे याद रहता है। चूंकि यहाँ पर ये जो है नहीं दिए गए हैं पॉइंट्स, तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट किया गया है, डिमॉन्स्ट्रेशन सबसे ज्यादा याद रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, मोशन पिक्चर्स यानी कि फिल्म से याद रहता है, फिर ऑडियो से याद रहता है, फिर पिक्चर्स से, और फिर टेक्स्ट यानी कि आप रीडिंग से याद रहता है। ओके, तो यही कोन ऑफ एक्सपीरियंस से ही ये क्वेश्चन है आपका, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। फिर आता है मुंडल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके।
मुंडल हैज लिस्टेड हाउ मेनी लेवल्स बाय विच वर्क कुड बी सिंप्लीफाइड, 2, 3, 5 या फिर एक। ओके, तो आप सभी जानते हो जो मुंडल सूची दी गई है वो आपकी कितनी है, वो आपकी है 5। ठीक है, ये भी यहाँ पर हम आपको दिखा दें, ये ठीक है, यहाँ पर आ चुकी है, हमें हिंदी में नहीं मिल पाया था तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इंग्लिश में दिखा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, लेवल ऑफ चेंजेस टू इम्प्रूव वंस मेथड ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू मुंडल, यानी मुंडल ने बताया था कि किसी भी जो मेथड ऑफ वर्क है, जो आप काम करने का आपका तरीका है, अगर आपको उसमें इम्प्रूव लाना है, उसको और ज्यादा इम्प्रूव करना है, तो उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने 5 लेवल बताए हैं इसके, अकॉर्डिंग टू मुंडल देयर आर 5 लेवल्स ऑफ चेंजेस दैट कैन इम्प्रूव वंस मेथड ऑफ वर्क, यानी कि 5 जो इन्होंने लेवल ऑफ चेंजेस बताए हैं जिससे कि आप अपने काम के तरीकों को इम्प्रूव कर सकते हो। पहला है चेंजेस इन बॉडी पोजीशन, नंबर एंड टाइप ऑफ मोशन, यानी कि जो आपका बॉडी पोजीशन है, जिस पोजीशन में आप खड़े हो, तो वो आपका बॉडी पोजीशन, और या फिर जो आपके नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ मोशंस हैं, यानी कि जो आप काम करने की जो गति है उसके प्रकार और उसके जो नंबर्स हैं उनमें अगर आप चेंजेस करते हो तो इससे आपका काम इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, थकान भी नहीं लगती है। दूसरा है टूल्स, वर्किंग अरेंजमेंट्स और जो इक्विपमेंट्स हैं, अगर उसमें आप चेंजेस लाते हो तो इससे भी जो है आपके काम में जो है काम जल्दी हो जाता है और आप कम थकान महसूस करते हो। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है चेंजेस इन प्रोडक्ट सीक्वेंस, यानी कि जो प्रोडक्ट है अगर आप उसमें चेंजेस ला करके भी जो है आप जल्दी काम कर सकते हो। और चेंजेस इन फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि जो लास्ट में प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसमें क्या आप चेंजेस ला सकते हो, उसमें भी जो उससे भी आपका काम इजी हो सकता है। और चेंजेस इन रॉ मटेरियल्स, यानी कि जो किसी भी काम को करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स आप यूज करते हो तो उसके लिए आप किस तरीके से जो है आप जो है अपने काम करने के तरीके को आसान बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक मिनट, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बता देती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, जो पहला है बॉडी पोजीशन, नंबर और टाइप ऑफ मोशन में चेंज लाना है, तो उसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप आ, हाँ, जैसे डिशेज हैं, आप उनको एक हाथ एक हाथ से जो है आप डिशेस को, जैसे आप धुलाई करते हो, ठीक है, डिश वॉशिंग करते हो, बर्तनों को धुलते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप एक हाथ का यूज करते हो, तो एक हाथ की जगह अगर आप दोनों हाथों का यूज करते हो, ठीक है, और जो है खड़े होने की जगह आप जो है बैठ करके वो चीज काम करते हो, तो क्या होता है आपको थकान कम लगती है। ठीक है, और इससे क्या होता है जो अननेसेसरी मोशन है, यानी जैसे कि आप मान लीजिए कि बेड लगा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है जो अननेसेसरी मोशन है उसको कम करके भी आप जो है अपने काम को आसान बना सकते हो। यानी कि बॉडी पोजीशन को, यानी कि आपका बॉडी पोजीशन जो है उसमें आप जो है चेंजेस ला करके, जैसे कि हम क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं या फिर स्वीपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अगर आप रिदमिक वे में करते हो, रिदम में करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको थकान कम लगती है और आपका काम भी आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वो है जो टूल्स, वर्किंग अरेंजमेंट और इक्विपमेंट में चेंज करना है। तो जैसे कि आप मान लीजिए झाड़ू का यूज करते हो सफाई करने के लिए, उसकी जगह पर अगर आप वैक्यूम क्लीनर का यूज करोगे तो इससे क्या हो, यानी कि आप इक्विपमेंट में चेंज कर रहे हो, तो इसमें चेंज करके जो इक्विपमेंट है, यानी कि झाड़ू की जगह आप जो वैक्यूम क्लीनर का यूज करते हो, तो ये भी इससे आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा है प्रोडक्शन सीक्वेंस में, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिस्किट बना रहे हो, तो उसमें क्या करते हो आप एग को अलग बीट करते हो, ठीक है, और जो फैट को अलग उसकी क्रीमिंग करते हो, तो इनको आप क्या कर सकते हो अलग अलग ना करके, ठीक है, आप इनको एक साथ कर सकते हो। यानी कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं केक बनाने के लिए,
मान लीजिए मतलब बिस्किट या फिर केक बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स है उनको अलग अलग ना तैयार करके बल्कि एक साथ कर लो। यानी कि ये जो फैट क्रीमिंग है, बीटिंग एग्स है, या फिर और जो भी काम है उनको एक साथ करो। तो इससे क्या होगा कि जो आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। फिर जो चौथा है चेंजेस इन फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसमें क्या कर सकते हो। फिनिश प्रोडक्ट का मतलब है जैसे कि मान लीजिए आप बिस्किट बनाते हो तो बिस्किट में क्या है, अगर मान लीजिए आप जो है बिस्किट्स को उसमें जैसे चौको गोल बिस्किट बनाते हो, ठीक है, राउंड बिस्किट गोल बिस्किट बनाओगे तो क्या होगा, मान लीजिए आपको क्या होगा कि 25 जो है बिस्किट्स बनाने हैं तो 25 बिस्किट्स आपको 25 राउंड में बनाने होंगे। गोल बिस्किट अगर आप बना रहे हो तो 25 बार आपको गोल बिस्किट्स बनाए होंगे, यानी कि आपको 25 मोशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसको जो 25 बिस्किट आप स्क्वायर शेप में अगर बनाते हो तो इससे क्या होगा, जो है आपका हम केवल आप 4 वर्टिकल कट्स आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और 4 हॉरिजेंटल कट्स लगाने पड़ेंगे और आपके 25 बिस्किट्स तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये है मान लीजिए, ठीक, इस तरीके से आपने 4 वर्टिकल कट्स लगाए, जो भी आप आटा होगा आपका, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट होगा जिससे आप बिस्किट तैयार कर रहे हो, तो 4 वर्टिकल कट्स लगाए, उसके बाद में आप क्या करोगे, 4 हॉरिजेंटल कट्स लगा दो। बस यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, 4 वर्टिकल कट्स लगाए, 4 हॉरिजेंटल कट्स लगा दी। अब आपके कितने बिस्किट तैयार हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25 बिस्किट आपके तैयार हो गए। यानी कि बस केवल जो आपका प्रोडक्ट था उस पे 4 वर्टिकल कट्स लगाए और आपने 4 हॉरिजेंटल कट्स लगा दी और आपके 25 बिस्किट तैयार हो गए। लेकिन अगर आप यहीं पर राउंड बिस्किट बनाना होगा, आपको गोल बनाना होगा, तो इसमें आपको अलग अलग जो है 25 बिस्किट्स बनाने होंगे, टाइम ज्यादा लगेगा और आपको जो है मोशंस भी अधिक लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बच रहा है, मोशन भी बच रहा है, तो आप थकोगे कम और काम भी जल्दी हो जाएगा। फिर आता है चेंजेस इन द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप रसगुल्ले बनाने जा रहे हो, गुलाब जामुन बनाना चाह रहे हो, तो उसमें क्या कर सकते हो आप जैसे ट्रेडिशनल वे का यूज करोगे, खोया है और चीजें आप खोया बनाओगे, उसके बाद में आप रसगुल्ला बनाओगे, तो उसकी जगह पर आप जो इंस्टेंट मिक्सचर का यूज कर सकते हो जिससे कि फटाफट आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाए। इस तरीके से अब तो सारे आते हैं, इडली मिक्स आता है, वड़ा मिक्स आता है, सांभर मसाला, ढोकला मिक्स आता है, तो जो इंस्टेंट मिक्सर का अगर आप यूज करते हो तो आपका काम फटाफट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुंडल के द्वारा जो 5 बताए गए हैं। एक चीज और मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर इन्होंने इसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, जो चेंजेस इन हैंड एंड बॉडी मोशंस है, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स, इंप्रूविंग द सीक्वेंस ऑफ वर्क, डेवलपिंग स्किल इन वर्क, कंफर्टेबल पोस्चर। इसको इसलिए आप देख सकते हो इस तरीके का खड़े होकर झाड़ू लगाते हो तो आपको कम थकान होती है। चेंजिंग इन वर्क एंड स्टोरेज स्पेस एंड इक्विपमेंट, अच्छा चलिए ये चीजें तो है ही। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो मुंडल है उन्होंने 5 लेवल ऑफ चेंजेस दिए थे। अब यही लेवल ऑफ चेंजेस टू इम्प्रूव वंस मेथड ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू ग्रॉस एंड क्रैंडल, दो लोगों ने दिया हुआ है, एक तो मुंडल ने दिया है, तो मुंडल ने 5 क्लासेस ऑफ चेंज बताए हैं, लेकिन ग्रॉस एंड क्रैंडल ने 3 बताया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ग्रॉस एंड क्रैंडल कंबाइंड मुंडल्स 5 क्लासेस ऑफ चेंज इनटू 3 क्लासेस विच आर इजिली एक्सेप्टेड बाय ऑल, यानी कि जो मुंडल ने 5 क्लासेस ऑफ चेंज बताए हैं उसी को कंबाइन करके ग्रॉस एंड क्रैंडल ने उसको 3 यानी कि 3 क्लासेस ऑफ चेंज में परिवर्तित कर दिया है। और ये 3 है, 5 हम बता चुके हैं जो मुंडल के द्वारा बताए गए हैं। तो और यहाँ पर जो ग्रॉस एंड क्रैंडल के द्वारा बताएंगे वो 3 है। पहला है चेंजेस इन हैंड एंड बॉडी मोशन, ठीक है, दूसरा है चेंजेस इन वर्क एंड स्टोरेज स्पेस एंड इक्विपमेंट, और तीसरा है चेंजेस इन द प्रोडक्ट बाय परsuading द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज एंड चेंज द ओल्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और जो वर्क एंड स्टोरेज स्पेस एंड इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट वर्क सरफेस स्टोरेज स्पेस में चेंज करना। तो ये जो 3 क्लासेस ऑफ चेंज हैं वो ग्रॉस एंड क्रैंडल के द्वारा बताए गए हैं, और 5 क्लासेस ऑफ चेंज मुंडल के द्वारा बताएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन अगर ये आता है
क्लासेस ऑफ चेंज का, तो उसमें ये ध्यान दीजिएगा कि पूछा किसके द्वारा जा रहा है, मोंडेल या फिर ग्रॉस एंड क्रैंडल, क्योंकि इन्होंने 5 बताए हैं और ग्रॉस और क्रैंडल ने 3 बताए हैं। ओके, चलिए अब 65 क्वेश्चन है, लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त है? ओके, लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त है? एक मिनट। घर के मध्य में, मेज पर, घर के कोने में या फिर अलमारी पर। टॉल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज गुड फॉर द सेंट्रल ऑफ द हाउस, ऑन द टेबल, कॉर्नर ऑफ द हाउस या फिर ऑन द एलोमेरा। यहाँ पूछा गया है कि कहाँ पर ये जो है उपयुक्त होंगे, तो तीसरा है यहाँ पर घर के कोने में, यानी कि कॉर्नर ऑफ द हाउस में लंबी फूल सज्जा होनी चाहिए। फिर है 66 क्वेश्चन है, मानव संसाधन है, सामान्य सुविधाएं हैं, वस्तुगत सामग्री है, मनुष्यों में अंतर्निहित है या फिर वित्तीय संपत्ति है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर कॉमन फैसिलिटीज, मटेरियल गुड्स, इनहेरेंट इन ह्यूमन नीड्स और मॉनेटरी एसेट। सो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं? इनहेरेंट इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्य के अंदर ही होते हैं, इसी वजह से इसको मानव संसाधन कहा गया है। ओके, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बताई हैं, जिससे कि आप जो है हम भी बहुत कंफ्यूज थे पहले कि जो टाइम है उसको मानवीय में रखा जाए या फिर अमानवीय में रखा जाए। तो यहाँ पर जो आपका ये क्या बोलते हैं कंफ्यूजन है वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जैसे निकल एंड डॉर्सी हैं, तो अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग बताए हैं उनके अनुसार जो टाइम है, किसी ने उसको ह्यूमन रिसोर्स में रखा है, किसी ने उसको नॉन ह्यूमन रिसोर्स में रखा है। तो जो निकिल एवं डॉर्सी हैं, इनके अनुसार जो साधन है वो 2 प्रकार के हैं, मानवीय संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा है अमानवीय यानी कि नॉन ह्यूमन रिसोर्स। अब इन्होंने मानवीय संसाधन में बुद्धि, ज्ञान, रुचि, कौशल, शक्ति और आवृत्ति को रखा है। अमानवीय में सामुदायिक सुविधाएं, समय, धन और वस्तुएं। ये ध्यान दीजिएगा, निकिल एवं डॉर्सी ने नॉन ह्यूमन रिसोर्स में समय को रखा है। ठीक है, फिर होम इकोनॉमिक सेमिनार पर आधारित जो वर्गीकरण है उसमें ये 1961 में इंडियाना के फ्रेंचलिक में होम इकोनॉमिक सेमिनार आयोजित हुआ था, जिसके अनुसार जो साधन का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है, सामाजिक साधन, व्यक्तिगत साधन और तकनीकी साधन। ये होम इकोनॉमिक सेमिनार के आधार पर है। ठीक है, इन्होंने सामाजिक साधन में इसमें व्यवस्थापन के अतिरिक्त सभी वस्तुओं और व्यक्तियों को सामाजिक साधन माना गया है, सभी वस्तुओं और व्यक्तियों को। व्यक्तिगत साधन में इसके अंदर व्यक्ति की रुचियां, विश्वास, संवेग, भाव और अभिवृत्तियां आती हैं। और तकनीकी साधन में इसके अंतर्गत अंतर्गत वे सभी वस्तुएं एवं उपकरण आते हैं जो प्राकृतिक या मानवीकृत रूप में उपलब्ध हों तथा जिनके प्रयोग में लाया जा सकता है जिनको। ठीक है, फिर ग्रॉस और जो क्रैंडल हैं, इन्होंने भी साधन को 2 में बांटा है, मानवीय यानी कि ह्यूमन और अमानवीय यानी कि नॉन ह्यूमन। इन्होंने मानवीय में रुचियां, कौशल, ज्ञान, योग्यताएं, समय, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो ग्रॉस एंड क्रैंडल हैं इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में समय को रखा है, जबकि निकिल एवं डॉर्सी ने अमानवीय में रखा था। ठीक है, शक्ति और वृत्तियां रखी है। अमानवीय में इन्होंने धन, भौतिक वस्तुएं, सामुदायिक सेवाएं व साधन रखे हैं। ठीक है, सामुदायिक सेवाओं से तात्पर्य यातायात, अस्पताल, पुस्तकालय, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और बैंक। सामुदायिक सेवाओं का मतलब है जो कि पूरी कम्युनिटी के द्वारा यूज किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि सभी के द्वारा यूज किया जा रहा है, तो उसको कम्युनिटी फैसिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, अब अध्ययन की सुविधा के लिए साधनों को विस्तृत रूप में 2 भागों में बांटा गया है, जो हम पढ़ते हैं, मानवीय और अमानवीय। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा कि किसके द्वारा जो है समय को मानवीय में रखा गया है और किसके द्वारा समय को अमानवीय में रखा गया है। अब आते हैं 67 क्वेश्चन पर, मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं अर्गोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, कार्य सरलीकरण, व्यवसायिक स्वास्थ्य। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्किंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अर्गोनॉमिक्स, डेमोग्राफी। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हो, इसको अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। भारत में प्री स्कूल का अग्रणी कौन था? ताराभाई मोदक थे, मैरी मोंटेसरी, गिजुबाई बदेका या फिर मूर्तिदास। हु वॉज द लीडिंग पायनियर ऑफ प्री स्कूल इन इंडिया?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गीजूभाई बधेकर। ठीक है। भारत में प्री स्कूल का अग्रणी ये है गीजूभाई बधेकर, क्योंकि इन्होंने ही स्टार्टिंग की थी, उसके बाद भी ताराबाई मोदक आए थे। इन्होंने 1920 में ये चीज स्टार्ट की थी और इन्होंने 1922 में। चलिए, उच्चतर बुद्धि के बच्चों में यौनिक परिपक्वता कब आती है? देर से, सामान्य समय से पूर्व, सामान्य समय पर, या फिर उक्त कोई नहीं। चिल्ड्रन ऑफ सुपीरियर इंटेलिजेंस मैच्योर सेक्सुअली स्लाइटली, लेटर, अर्लियर, सेम टाइम, या फिर नन ऑफ द एबव। तो जो उच्चतर बुद्धि के बच्चे होते हैं उनमें जो यौनी परिपक्वता आती है, यानी जो सेक्चुअली वो मैच्योर होते हैं, वो क्या होता है, वो पहले हो जाते हैं, यानी कि सामान्य समय से पूर्व ही वो मैच्योर हो जाते हैं। फिर है, शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करता है? Children begin to display the evidence of a true separation attachment bond through separation anxiety at the age of, जन्म से 4 to 6 माह पर, 6 to 8 मंथ पर, या फिर 8 to 10 मंथ पर कब वो व्यक्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 to 10 मंथ पर। फिर है, मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन होती है? तो ये आप सभी जानते हो, 180, 200, 280, या फिर 300। तो ये आप सभी जानते हो, ये 280 डेज की होती है, या फिर 9 मंथ आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये 280 डेज होती है गर्भावधि, यानी कि गेस्टेशन पीरियड। फिर है 72 क्वेश्चन, परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है? पेरेंटिंग स्टाइल दैट शोज डोमिनेंस ऑफ पेरेंट्स ओवर द चाइल्ड इज निरंकुश शैली, अभिव्यक्ति शैली, अनुज्ञाप्रद, या फिर आक्रामक, अथॉरिटेरियन स्टाइल, कम्युनिकेटिव, परमिसिव, या फिर एग्रेसिव। तो जो डोमिनेंस, पेरेंट्स का डोमिनेंस दिखा रही है, यानी कि प्रभुत्व दिखा रही है, वो है आपकी अथॉरिटेरियन स्टाइल, यानी कि निरंकुश शैली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बताया गया है, ये बॉमरेंड हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके द्वारा ये बताया गया है। इसको थोड़ा छोटा कर दूं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, हाँ, अब आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो बॉमरेंड के द्वारा जो ये पेरेंटिंग स्टाइल बताया गया है, इन्होंने जो है 4 स्टाइल बताए हैं: अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव, या फिर रिजेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक सपोर्टिव लिखा हुआ है, एक अनसपोर्टिव, यहाँ पर डिमांडिंग और अनडिमांडिंग। डिमांडिंग का मतलब है पेरेंट्स एक्सपेक्ट मच ऑफ चाइल्ड, यानी जब पेरेंट्स अपने बच्चे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा अपने बच्चों से इच्छा रखते हैं कि हमारा बच्चा ये कर पाएगा, वो कर पाएगा, डिमांड रखते हैं। अनडिमांडिंग का मतलब पेरेंट्स एक्सपेक्ट्स लिटिल ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चों से बहुत कम अपेक्षा रखते हैं। सपोर्टिव का मतलब पेरेंट्स इज एक्सेप्टिंग एंड चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चे, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो है जो भी चीजें वो काम कर रहे हैं वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को सेंटर में रख करके काम करते हैं, यानी कि सपोर्टिव होते हैं। अनसपोर्टिव का मतलब पेरेंट्स रिजेक्ट करते हैं और खुद को सेंटर में रख करके काम करते हैं, यानी कि उनका प्रभुत्व होता है। ठीक है, अपना डोमिनेंस शो करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, यानी कि जो प्रभुत्व बताया गया, डोमिनेंस, तो उसमें जो रिलेशनशिप होता है, यानी बच्चे और जो पेरेंट्स हैं उनका जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो कंट्रोलिंग होता है, यानी कि पेरेंट्स का बच्चों पर कंट्रोल होता है। पावर असर्टिव होता है, बच्चों का मतलब पेरेंट्स का बच्चों पर अपना पावर रहता है। और हाई इन यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, यानी यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक ही डायरेक्शन में संचार होता है, एक ही दिशा में, यानी कि पेरेंट्स ही बच्चों पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल किए हुए होते हैं। ठीक है, वहां पर बच्चों की कुछ भी नहीं चलती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये अनसपोर्टिव में आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरा है अनसपोर्टिव है, और यहाँ पर देखिएगा अनसपोर्टिव के अंदर में आ रहा है, और यहाँ पर डिमांडिंग, यानी कि पेरेंट्स बच्चों से अधिक डिमांड कर रहे हैं। सपोर्टिव में है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग का मतलब जो रिलेशनशिप है रेसिप्रोकल, यानी दोनों साइड से है। ठीक है, संबंध है। रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हाई इन बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, यानी कि दोनों तरफ से, दोनों ही दिशा में संचार हो रहा है।
यानी कि इसमें जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं या बच्चों को ध्यान में रख करके करते हैं काम, लेकिन वो बच्चों से डिमांड रखते हैं, यानी कि बच्चों से उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रहती है कुछ हद तक। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। कंट्रोल का मतलब है हम अथॉरिटेरियन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो बहुत अधिक कंट्रोल है पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो बच्चों की भी सुन रहे हैं और बच्चे जो है पेरेंट्स की भी सुन रहे हैं, यानी कि दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर दोनों साइड से। इस तरीके से डिमांडिंग तो है लेकिन सपोर्टिव भी है। फिर आता है परमिसिव पेरेंटिंग, जो कि अनडिमांडिंग, यानी पे पेरेंट्स क्या है यहाँ पर बच्चों से बहुत ही कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत कम अपेक्षा रखते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो रिलेशनशिप है इंटेलिजेंट होती है। ठीक है, और लो इन कंट्रोल अटेम्प्ट, यानी कि अब क्या है, चूंकि पेरेंट्स क्या होते हैं बच्चों को सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन बच्चों से कोई भी इच्छा जाहिर नहीं कर रहे, यानी कोई भी एक्सपेक्टेशन बच्चों से नहीं होती है। तो क्या होता है, पेरेंट्स का बच्चों पर कंट्रोल बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और संबंध भी खराब होने लगते हैं। रिजेक्टिंग नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग का मतलब है यहाँ पर पेरेंट्स जो है एक तो अनसपोर्टिव होते हैं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चों का, यानी कि बहुत ज्यादा उनका कंट्रोल होता है, और साथ साथ में वो बच्चों से कोई भी डिमांड भी नहीं रखते। तो इससे क्या होता है, जो रिलेशनशिप होती है रिजेक्टिंग या फिर और नेग्लेक्टिंग, यानी जो पेरेंट्स है बच्चों को नेग्लेक्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं, कुछ भी उनको नेग्लेक्ट करते रहते हैं हमेशा। अगर वो कुछ अपनी डिमांड रखते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और अनइन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बच्चों के किसी भी काम में वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, चूंकि क्योंकि उनको बच्चों से कोई भी डिमांड नहीं होती, एक्सपेक्टेशन नहीं होती, अपेक्षाएं नहीं होती हैं, और ना ही वो बच्चों का सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत ही उनके, आप कह सकते साइकोलॉजी पर, दिमाग पर बहुत बुरा असर होता है। ठीक है, जो सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है वो होती है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, क्योंकि कुछ हद तक पेरेंट्स का बच्चों पर कंट्रोल भी रहता है और जो है वो सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो बेस्ट स्टाइल आपकी अथॉरिटेटिव होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पेरेंटिंग स्टाइल दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, बॉमरिंड के द्वारा दी गई है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। ओके, अब आते हैं शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के सामाजिकरण पर बल दिया, द एजुकेशनिस्ट हु स्ट्रेस द सोशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, फ्रॉबेल, जॉन डेवी, प्रोफेसर बागले या फिर हबर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है जॉन डेवी, जिन्होंने सामाजिकरण पर बल दिया। पॉलीएमाइड रेशे हैं, पॉलिस्टर रेशे, एक्रेलिक रेशे, नायलॉन रेशे या फिर पॉलीएथिलीन रेशे। पॉलीएमाइड फाइबर्स आर, तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी है पॉलीएमाइड रेशे, तो वो है आपके नायलॉन रेशे। तो जो नायलॉन रेशे हैं वो पॉलीएमाइड रेशे हैं, जबकि जो पॉलिस्टर है, एक्रेलिक है, पॉलीएथिलीन है, ये सब पॉलीमर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों की तीनों जो है पॉलीमर रेशे हैं। पॉलीमर का मतलब है कई सारे मोनोमर, मोनोमर का मतलब है आप सिंगल अणु जो होते हैं वो मिल करके जो है, पॉली का मतलब होता है कई सारे, यानी कि जो मोनोमर है यानी सिंगल सिंगल अणु मिल करके कई सारे अणु बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस वजह से इसको पॉलीमर कहते हैं। और ओके, और एक चीज मैं और यहाँ पे बता दूं कि ये तो पॉलीमर तो है ही, और साथ साथ में जो आपका ये है जो पॉलीएथिलीन है, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो तीनों ही तीनों पॉलीमर है। जो पॉलीएथिलीन रेशे हैं ये क्या करते हैं, ये जो है जो एथिलीन होता है उन्हीं को पॉलीमराइज करके तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब जो ये पॉलीएथिलीन है ये एक ओलेफिन रेशा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पॉलीएथिलीन रेशा है ये एक ओलिफिन फाइबर है। जो ओलिफिन फाइबर होते हैं वो दो, इसके अंदर दो आते हैं, एक तो पॉलीएथिलीन आता है और दूसरा आता है आपका पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, तो जो ओलिफिन रेशा है ये जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पॉलीएथिलीन एथिलीन रेशे और पॉलीप्रोपाइलीन रेशे।
ये दोनों ही आपके ओलेफिन फाइबर्स में आते हैं, और चूंकि ये भी आपका एक पॉलीमर है। और एक चीज और बता दूं, इसमें से एक जो क्वेश्चन आता है वो अक्सर कई बार पूछा गया हुआ है, ठीक है, कि जो नायलॉन है वो किन से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नायलॉन यानी कि जो सिंपल नायलॉन है, नायलॉन 66, क्योंकि इसमें कई सारे नायलॉन होते हैं, तो जो नायलॉन 66 होता है, ये जो है आपका मिलकर बना होता है हेक्सामेथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हेक्सा मेथाइलिन डायमीन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्लस एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, इनसे मिलकर के बना होता है नायलॉन फाइबर, यानी कि नायलॉन 66, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो आपका ये पॉलिस्टर है, अगर पॉलिस्टर की बात करें तो चूंकि ये एक पॉलीमर है, ठीक है, और ये बना होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, एल्कोहल प्लस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ये कई बार पूछा गया है, इससे मैंने सोचा आपको एक बार बता दूं, ठीक है, रिवाइज करा दूं। जो नायलॉन है वो हेक्सामेथाइल डायमीन प्लस एडिपिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, और जो पॉलिस्टर ऐसे होते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल और डाइकार्बोक्सिल एसिड से बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, नायलॉन पॉलीएमाइड है, पॉलिस्टर एक्रेलिक पॉलीएथिलीन, ये सब के सब आपके पॉलीमर हैं। फिर आता 75 क्वेश्चन है, सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। डी ब्लैक कलर ऑन कॉटन फैब्रिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अम्लीय रंजक, एजोइक रंजक, सल्फर रंजक या फिर व्हाइट रंजक। तो यहाँ पर आएगा सल्फर रंजक, ठीक है, ध्यान रखिएगा सूती कपड़े पर सल्फर रंजक का यूज किया जाता है। 76 क्वेश्चन है कि संप्रेषण की क्रमबद्ध विधि है, द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन इज, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। संदेश प्रेषक विसंकेतक कूटलेख चित्र प्राप्त करता है, यानी कि मैसेज सेंडर, डिकोडर, एनकोडर और रिसीवर। तो ये जो है आपका एक मॉडल है, जैसे कि कम्युनिकेशन के जो कई सारे मॉडल हैं अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए हैं, सैनन वीवर, बर्लो और कई सारे हैं लीगन्स, इन सब के द्वारा जो मॉडल दिए गए कम्युनिकेशन मॉडल। तो चूंकि ये कोई प्रॉपर मॉडल नहीं है, किसी के द्वारा दिया गया है, ये नॉर्मली पूछा जा रहा है कि जो इसकी क्रमबद्ध विधि होती है कम्युनिकेशन की, संचार की, वो क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि टू का मतलब है सबसे पहले आपका आ जाएगा सेंडर, यानी कि जो संदेश भेज रहा है, ठीक है। फिर आ जाएगा मैसेज, यानी कि सेंडर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा एनकोडर, फिर उसको एनकोड किया जाएगा, उसके बाद में उसको डिकोड किया जाएगा, और फिर वो रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, जो कि, ठीक, तो ये एक सीक्वेंस होता है संचार का, कम्युनिकेशन का। 77 क्वेश्चन है, आवश्यक अमीनो एसिड्स इसमें से एक है, इज वन ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये पहले भी हमको आपको दिखा चुके हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और जो है कंडीशनली एसेंशियल, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलानिन और प्रोलिन। तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हो इसमें से जो है आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है, तो वो है आइसोल्यूसिन। फिर है अनौपचारिक शिक्षा है एक संगठित, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, व्यवस्थित एक शैक्षिक गतिविधि। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशनल एक्टिविटी। तो अभी जस्ट हमने जो है इसको डिस्कस किया है, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। तो यहाँ पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन पूछा गया है। तो चूंकि एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर अनौपचारिक, अनौपचारिक वैसे इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाए, और चूंकि यहाँ पर इन्होंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन लिखा है, तो इन्होंने जो पूछा है वो है आपका नॉन फॉर्मल, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए गैर औपचारिक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पूछा इन्होंने कि ये कैसी है, तो जैसे अभी ये जस्ट हमने ये इसको डिस्कस किया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। अनौपचारिक शिक्षा एक संगठित है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है,
व्यवस्थित भी होता है, सिस्टमैटिक भी होती है, और चौथा है एक शैक्षिक गतिविधि है जो हमने डिस्कस किया, एजुकेशन एक्टिविटी। लेकिन हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं होती, क्योंकि जो हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है वो आपकी है फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है। 79 क्वेश्चन है, संचार में विश्वसनीयता का मतलब क्या है? क्रेडिबिलिटी इन कम्युनिकेशन मीन्स विश्वसनीयता, क्षमता, पूर्ण और लाभदायक, यानी ट्रस्टवर्दीनेस, कॉम्पिटेंस, कंप्लीट और प्रॉफिटेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पहला, यानी कि ए। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का मतलब है विश्वसनीयता और दूसरी है क्षमता, यानी कि ट्रस्टवर्दीनेस और कॉम्पिटेंस, यानी कि संचार, यानी जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता का मतलब ये है कि उसमें ट्रस्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन संचार चल रहा है उसमें जब तक जो संचार यानी जो सेंडर है, प्रेषक है, अगर उसके प्रति लोगों का विश्वास नहीं होगा, या फिर दो लोगों के बीच में या चार लोगों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, अगर एक दूसरे के प्रति उनका विश्वास नहीं होगा तो कम्युनिकेशन का रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आएगा। जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो वो नहीं पहुंच पाएगा जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, और ट्रस्ट दिलाने के लिए क्षमता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। फिर आता है ये लास्ट क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, मानव शास्त्रीय संरचनात्मक आयाम है जो कि संबंधित है। एंथ्रोपोमेट्रिक इज कंसर्न विद स्ट्रक्चरल डायमेंशंस विच आर वजन, शरीर की स्थिति, लंबाई, कमर की परिधि, वेट, बॉडी पोजीशन, हाइट और वेस्ट सरकमफ्रेंस। तो जो 80 क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि वजन आ जाएगा और लंबाई आ जाएगी और कमर की परिधि। जो बॉडी पोजीशन है वो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में नहीं आता। अब ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होता क्या है, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। इसके साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है वो है आपका एक न्यूट्रिशनल स्टेटस को मापने का तरीका, आप कह सकते हो, विधि कह सकते हो। ठीक है। यानी कि जो आपका पोषण स्तर है उसको जो है एसेस किया जाता है कई तरीकों से। ठीक है। कुछ उसमें डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। तो जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है वो एक डायरेक्ट मेथड है। ठीक है। डायरेक्ट मेथड है किसका, न्यूट्रिशनल एसेस करने का, सॉरी न्यूट्रिशनल स्टेटस को एसेस करने का, यानी कि पोषण स्तर को मापने का। पोषण स्तर को मापने के लिए एंथ्रोप मेजरमेंट किया जाता है। अब एंथ्रो जो डायरेक्ट, कुछ डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जिसे हम बता दें एंथ्रोपोमेट्री आ जाता है, दूसरा क्लिनिकल है, बायोफिजिकल, रेडियोलॉजिकल होते हैं, फंक्शनल होते हैं, लेबोरेटरी या फिर बायोकेमिकल होते हैं। और जो इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं उसमें डायट्री असेसमेंट आते हैं और वाइटल हेल्थ स्टेटिस्टिक आते हैं। तो जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होता है उसमें जैसे कि हम हाइट ले सकते हैं, वेट ले सकते हैं, हम डायरेक्ट जैसे किसी भी पर्सन का आप क्या कर सकते हो, चाहे बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो, तो आप उसका डायरेक्ट हाइट उसका माप सकते हो, उसका वजन ले सकते हो, उसका जो है कमर की परिधि यानी कमर की वेस्ट सरकमफ्रेंस ले सकते हो, हेड और चेस्ट सरकमफ्रेंस ले सकते हो, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस ले सकते हो। तो ये सब आपके डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्टली आप इसको मेजर कर सकते हो। दूसरा है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा होता है क्लिनिकल। तो क्लिनिकल का मतलब ये है कि जो आप देख करके एसेस करते हो किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि मान लीजिए उसका हेयर है, उसके टोंग है, उसका हाथ है, ठीक है, और उसका जो है जनरल अपीयरेंस है, जनरली आप किसी को देख करके आप बता सकते हो कि हाँ वो माल नरिश्ड है या फिर नहीं है। ठीक है। बालों को देख करके बताया जा सकता है कि हाँ वो कुपोषण का शिकार है या नहीं है। नेल्स है, नेल्स को देख करके बताया जा सकता है अनीमिया है किसी को कि नहीं है। स्किन है, आंखें हैं, माउथ है, नेक है, एब्डोमेन है, तो ये सब देख करके, जिसमें तो क्लिनिकल का मतलब ये है कि जब आप डायरेक्टली आप देख रहे हो, जैसे जॉइंटिस होता है, जॉइंटिस में क्या करते हैं हम, जो हाथ को देखते हैं, नेल्स को देखते हैं, आंखों को देखते हैं, पीलापन अगर है तो इसका मतलब है जॉइंटिस है। तो ये जो हम देख करके बता रहे हैं ये आपका क्लिनिकल असेसमेंट है। ओके। यानी कि हेयर, नेक, स्किन, आईज, माउथ, ये सब देख करके हम बता सकते हैं क्लिनिकल। उसके बाद में आपका आ जाता है बायोफिजिकल या फिर रेडियोलॉजिकल। तो बायोफिजिकल या फिर रेडियोलॉजिकल का मतलब ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो है हड्डियों में अगर कोई चेंज आ रहा है,
जैसे क्या होता है, रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर स्कर्वी जो डिजीज होती है, तो इसमें क्या होते हैं, जो हड्डियां होती हैं उनमें चेंजेस आते हैं। तो रेडियोलॉजिकल का मतलब है कि जो हम टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो रेडियोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं रेडिएशंस के जो थ्रू होते हैं, तो उसे डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि उसमें कौन सी बीमारी है, ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोपोरोसिस, स्कर्वी या फिर रिकेट्स की दिक्कत है। तो ये भी डायरेक्ट हम कर रहे हैं। फंक्शनल असेसमेंट का मतलब है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि फंक्शनल असेसमेंट का मतलब है किसी कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि उसकी जो संज्ञानात्मक योग्यता है, दिमाग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है जो संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है, दिमाग का विकास कह सकते हो। तो कॉग्निटिव एबिलिटी है, या फिर जो उसकी रिप्रोडक्टिव कॉम्पिटेंस है, यानी जो उसकी प्रजनन क्षमता है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी है, वर्क परफॉर्मेंस है, या फिर उसका समाज में या फिर उसका बिहेवियर कैसा है। तो इसको देखकर इसको हम फंक्शनल असेसमेंट कह सकते हैं। इसको देख करके हम पता लगा सकते हैं उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो एक फंक्शनल असेसमेंट हो गया, ये भी डायरेक्ट में आता है। और फिर नेक्स्ट आता है आपका लेबोरेटरी या फिर बायोकेमिकल असेसमेंट। तो लेबोरेटरी और बायोकेमिकल असेसमेंट का मतलब जैसे कि ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट देख करके, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट होता है, स्टूल का टेस्ट होता है, तो इसको देख करके बताया जा सकता है किसी को कौन सी बीमारी है। तो ये भी डायरेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट में आते हैं। अब इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड में आता है, इनडायरेक्ट में आपका आता है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी असेसमेंट, ठीक है। डायरेक्टरी असेसमेंट का मतलब है, सॉरी डायरेक्टरी नहीं होगा, डायरेक्टरी, डायट्री, डायट्री का मतलब होगा डाइट से रिलेटेड। तो जो डाइटरी असेसमेंट होता है, जैसे आप मान लीजिए किसी के डाइट में जो वो 24 घंटे में अगर कोई व्यक्ति जिस जो सुबह से शाम तक उसने जो जो खाया, अब हमें उसका एनर्जी है, कैलोरी है, और उसका प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हमें चेक करना है कि उसने 24 घंटे में कितना विटामिन लिया, कितना प्रोटीन लिया, कितना कार्बोहाइड्रेट लिया, कितना फैट लिया। तो हम इसको डायरेक्ट तो एसेस कर नहीं सकते, जिस तरीके से हमने हाइट वेट ये सब मेजर कर लिया, डायरेक्ट एसेस नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 24 आवर रिकॉल मेथड का यूज करेंगे। यानी कि 24 आवर रिकॉल मेथड का मतलब ये है कि अगर हम किसी के 24 घंटे में उसने क्या क्या चीजें ली हैं, तो अगर हम उसकी एनर्जी, प्रोटीन, कैलोरी, फैट ये सब हम देखना चाह रहे हैं, तो हम जाएंगे उससे, उसने पिछले 24 घंटे में सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीजें खाई हैं उसको हम नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में हम आएंगे, देखेंगे जो जो चीजें उसने खाई हैं, यानी दाल, चावल, रोटी, जो भी उसने खाया है, उसमें पर 100 ग्राम में या फिर जितना भी अमाउंट उसने लिया, उस उतने अमाउंट में कितना कार्बोहाइड्रेट उसने लिया, कितना प्रोटीन लिया, कितना फैट लिया, कितना मिनरल लिया, इसको हम नोट डाउन करेंगे। फिर उसकी जो आरडीए है, यानी कि जो उसके रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, यानी कि एक दिन में उसे कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट लेना चाहिए, उससे हम उसको मैच कराएंगे, ठीक, कंपेयर करेंगे, और हम पता लगाएंगे कि उसने जो है जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसने कम लिए हैं या फिर ज्यादा लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषण स्तर कैसा है, अच्छा है या फिर खराब है, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, हम इसमें डायरेक्ट तो एसेस नहीं कर रहे हैं, हम गए उसके पूरा पूछा उसने क्या क्या खाया, फिर यहाँ पर आया, हमने कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद में बताया। तो इस तरीके से ये क्या है, इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। तो इस वजह से इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने का। दूसरा होता है वाइटल असेसमेंट। तो वाइटल असेसमेंट का मतलब जैसे कि हम चाइल्ड मोर्टालिटी रेट देखते हैं, मैटरनल मोर्टालिटी रेट देखते हैं, तो ये सब क्या है, इसके द्वारा हम जो है वाइटल असेसमेंट करते हैं। ये भी आपका इनडायरेक्ट ही होता है, क्योंकि डायरेक्ट हम चाइल्ड मोर्टालिटी रेट किसी तरीके से नहीं, डायरेक्ट हम नहीं दे सकते, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे डेटा हमें कलेक्ट करने होते हैं, तब हमको पता चल पाता है कि चाइल्ड मोर्टालिटी या फिर मैटरनल जो मोर्टालिटी, यानी कि शिशु मृत्यु दर और जो मातृ मृत्यु दर है, ये कितनी हुई है। तो इसके लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ती है, इस वजह से ये भी आपका इनडायरेक्ट मेथड में आता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपके इनडायरेक्ट में आते हैं। और डायरेक्ट भी हमने बता दिया, ओके। तो यहाँ पर बॉडी पोजीशन छोड़ करके हाइट, वेट, वेस्ट, सरकमफ्रेंस, ये सब
कुछ आ जाएगा जो कि हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट बोलते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। 20 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश की हैं, फिलहाल तो कोशिश किया है कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है देन हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। अगर आपको समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं समझ में आ रहा है, देन लाइक, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको लाइक ही करना है। लेकिन अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा भी, तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, ये हमारे जो आप रिस्पॉन्स देते हो या फिर जो आप कमेंट करते हो वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो और अगर आप नए हो देन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो भी आप फर्दर वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। और जो है जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, चलिए फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।